देखिए, देश के अंदर इस वक्त हाईएस्ट बेरोजगारी है। और सरकार ने घोषणा भी की थी कि अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हम 2 करोड़ नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको हर साल नौकरी देंगे। परंतु 10 साल निकलने को जा रहे हैं, परंतु अभी तक नौकरी मिलना तो बहुत दूर की बात रह गई। 20 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी इनको, परंतु जिनके हाथ में काम है वो भी काम जो है जाते रहे हैं। कोविड में जिनकी नौकरियां गई हैं, तकरीबन 40 करोड़ के करीब वर्कर की नौकरी चली गई थी, उनको अभी नॉर्मलाइज होने में अब कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत ही उन्नति कर रहा है, हमारा अमेरिका के बराबर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच रही है, 5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। परंतु देश में हाईएस्ट बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी कभी देश के अंदर रही नहीं है। महंगाई जो है वो हाईएस्ट है इस वक्त देश के अंदर, क्योंकि अभी आम जो मेहनतकश मजदूर है, चाहे वो रक्षा चला रहा है, चाहे वो अपना रोटी कूट रहा है, वो अगर आटा खाने के लिए लेता है तो उस पर भी जीएसटी लगी हुई है। और अगर वो दूध बच्चों को पिलाने के लिए लेता है तो उसपे भी जीएसटी लग गई है। और दही पे भी जीएसटी है। जो जितना जरूरतमंद चीजें हैं उनके ऊपर भी जीएसटी लगा दी है। और जो बहुत ही धनवान आदमी है वो टैक्स की चोरी करते हैं, मजदूरों के मेहनत के जो पैसे हैं उनमें चोरी करते हैं। और वो इसी कोविड के अंदर हमारे पास पहले कोविड से पहले 100 अरबपति थे, परंतु ड्यूरिंग कोविड जो है 166 अरबपति हो गए, 66 अरबपति बन गए हैं। परंतु जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भाई हम 82 करोड़ को 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। 82 करोड़ पूरे 140 करोड़ में से 82 करोड़ के पास काम नहीं है, तभी तो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं खाने के लिए उनको। तो लिहाजा इतनी बड़ी बेरोजगारी जो है, कभी सोचा भी नहीं था कि देश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी। और जो अमीर आदमी है वो इसी कोविड के अंदर गौतम अडानी जो है वो दुनिया के दूसरे नंबर पर अमीर आदमी हो गए हैं। और मुकेश अंबानी एशिया का सबसे नंबर 1 पर आदमी हो गया है। तो इसमें देश का जो निर्माण करता है, क्योंकि मजदूर को बोलते हैं निर्माण करता है, हम नहीं बोलते हैं, सरकार बोलती है। और शर्म में जैसे कि पूजा करने के लिए बोर्ड लगाते हैं, तो उसके खून और पसीने के बगैर कभी भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो उसका खून और पसीना है उसकी बराबर उसकी जो उसको मेहनताना है वो इज्जत से उसको मिले, और 2 हाथ को काम मिले। ये गवर्नमेंट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जनता की वोट से चुनी गई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर 2 हाथ को काम दे, हर पेट को खाना दे, हर सिर को छप्पर दे, हर बच्चे के लिए स्कूल दे, बीमार आदमी के लिए हॉस्पिटल दे। ये बुनियादी अधिकार हैं आम नागरिक के। परंतु अभी देश में देखा होगा आपने कि सारे जितने भी स्कूल हैं वो प्राइवेटाइज हो गए हैं। गरीब आदमी बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि स्कूल में ना टीचर है, ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बीमारी के अंदर जितने भी तकरीबन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो दम तोड़ रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वेंटिलेटर के बेड नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटा जा रहा है, सरेआम को कमर्शलाइज हो गए हैं सारे के सारे। तो देश का नागरिक जो है बिना इलाज के मर रहा है, और बच्चे जो हैं बिना पढ़ाई के अनपढ़ रह रहे हैं। मेजोरिटी बच्चा जो है वो अनपढ़ हो रहा है। तो देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं देश का। और सर पहली बार देखने को मिल रहा है कि अर्थव्यवस्था इतनी चरमराई है कि किसान और मजदूर एक प्लेटफॉर्म पे आके प्रदर्शन करने लगे हैं। देखिए, किसानों ने 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर उनको रोका गया था, जबरदस्ती बाढ़ लगा के और दुनिया भर की अड़चने लगाकर उनको दिल्ली में अपनी मांग को लेकर नहीं आने दिया था। 5 बिल जो पार्लियामेंट में पास किए थे बिना किसानों से बातचीत किए हुए, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि कॉरपोरेट फार्मिंग होनी चाहिए, जो कि बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं वो छोटे छोटे जो 3 एकड़ की लैंड वाला जो तकरीबन 80% किसान है उनकी सबकी जमीनें लेकर और एक वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करने की बात कर रहे थे, जिससे उनकी जमीन वो भूल जाते, अपनी जमीन में वो एक बंधुआ मजदूर बन जाते और उनकी जमीन भी रफ्ता रफ्ता उनके हाथ से चली जाती। और जो जितना भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो कि भंडारण के ऊपर रोक लगी थी, उसको भी इन्होंने उस बिल के माध्यम से खत्म कर दिया था। और मुकेश गौतम अडानी ने, आप हरियाणा के अंदर देखिए, इतने बड़े बड़े गोडाउन, साइंटिफिक गोडाउन बना दिए किसानों से सस्ती जमीन लेकर, जो मेरे ख्याल सालों साल का अन्न जो है उसके अंदर डंप कर सकते थे वो, और जब जरूरत मार्केट में होती है उसको अपने मन मर्जी भाव से ये बेचते हैं उसको। सर वर्तमान में जो हालात चल रहा है, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन देखने को जो मिल रहा है सबका साथ लेकिन उद्योगपतियों का विकास, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि साथ किसको कहते हैं? अगर आदमी 82 करोड़ के पास नौकरी नहीं है, उनका घर नहीं है, उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इलाज के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, वो साथ क्या हुआ उसका? वो तो बंधुआ मजदूर बनाकर वोट लेने का साधन हो गया कि सरकार हमारी बनी रहे, बाकी वर्कर जो है मेजोरिटी अगर बंधुआ मजदूर बना रहे और हम दो उसको टैक्स पेयर के पैसे से 2 टाइम का खाना देते रहे, तो ठीक है, बढ़िया है। वो तो वोटर उनका बहुत अच्छा सुरक्षित वोटर है।
जिस देश के अंदर हर रात को काम देना हमारी संवैधानिक ड्यूटी है सरकार की, क्योंकि सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। परंतु ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। 1% पॉपुलेशन हमारे देश की जो है वो तकरीबन 70% वेल्थ के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है। बाकी जो 99% पॉपुलेशन है वो 30% के ऊपर गुजारा कर रही है अपना। और अगर आप देखें तो पेट्रोल है, डीजल है, ये 100 से ऊपर कभी सोचा नहीं था किसी आदमी ने कि इतना महंगा पेट्रोल हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, संपत्तियां बेची जा रही हैं, पेट्रोल पंप बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए कोई स्कीम नहीं लाई जा रही। देखिए, ये जन सुविधाएं जो हैं ये मुहैया कराना, जो सरकार पावर में हो, जिसको जनता अपनी वोट से चुन के भेजती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि सस्ता ट्रांसपोर्ट जो है वो आम नागरिक के लिए मुहैया कराए, जिसमें रेलवे है, जिसमें रोडवेज है, जिसमें वाटरवेज है, एयरवेज है। परंतु यहाँ पर अभी सारा का सारा बेचने पर लगे हुए हैं। रेलवे भी आपके सामने जो अभी वंदे भारत चला रहे हैं, उनका कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है उसमें, परंतु उनके किराए में 400-500 रुपए का अंतर है दूसरी नॉर्मल ट्रेन से। और हमारे देश के अंदर तकरीबन 70% पैसेंजर घर से सत्तू लेकर चलता है और वो उसके बाद पैसा नहीं होता कि वो कैटरिंग का खाना खा ले या बोतल 15 रुपए की लेके पानी पी ले। वो उनके लिए नल चाहिए स्टेशनों के ऊपर जाके वो अपना डब्बा भरे और पानी पीता चला जाए। परंतु अभी भारतीय रेलवे को बेचने का सारा प्लानिंग कर रहे हैं, स्टेशनों को 600 स्टेशनों को डेवलपमेंट के नाम से बेचने का काम कर रहे हैं। और पूरी कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी जो है वो एक लैंड डेवलपमेंट के नाम से उनको बेचा जा रहा है। और इसी तरीके से जितने हमारे कारखाने हैं जहाँ पर इंजन बनते हैं, रेल के डब्बे बनते हैं, उनको भी विदेशी कंपनियों के हाथ में भेजने की साजिश हो रही है। इसी तरीके से हमारे डिफेंस के कारखाने जहाँ पर तोप गोले बनते हैं, 41 फैक्ट्रियां हैं जिनके पास 63,000 एकड़ लैंड है और उनके बनाए हुए सामान से हमने 3-3 युद्ध जीते हैं। और अभी उनको इन्होंने 7 कंपनियों में कन्वर्ट करके कॉर्पोरेटाइज कर दिया है और अभी वो प्राइवेटाइज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे शेयर उसके मार्केट में आएंगे, रातों रात कोई ना कोई गौतम अडानी जैसा पूंजीपति उसका मालिक बन के बैठ जाएगा। तो लिहाजा देश के अंदर जितने भी समुद्री जहाज हैं वो सारे के सारे प्राइवेट हाथों में चले गए हैं। एयरलाइन एक थी हमारी, टाटा को बेच दी इन्होंने। अब हिंदुस्तान के पास जो कह रहे हैं कि दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था हमारी बनने जा रही है, हमारी अपनी एयरलाइन ही नहीं है। ऐसा कोई देश दुनिया में मिलेगा जो कह रहा है कि हम विकसित होने जा रहे हैं और हमारे पास एयरलाइन अपनी नहीं है, वो भी टाटा को बेच दिया हमने। तो लिहाजा देश के अंदर रेलवे को भी अडानी को बेचा गया है। रेलवे का 30,000 एकड़ लैंड जो है ब्रिजवासन में अडानी ने खरीद कर वहां पर कंटेनर सर्विस बना दिया है। तो देश की सरकार की पहली प्राथमिक जो ड्यूटी है कि वो 2 हाथ को काम दे, महंगाई पे कंट्रोल करे और बच्चों के लिए स्कूल खोले, फ्री स्कूल। अगर जब तक देश के नागरिक के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता है। और जो बीमार है उसके लिए सरकारी हॉस्पिटलों को मजबूत करे। आप सरकारी हॉस्पिटलों का हाल देखो, मेरे साथ डॉक्टर राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाके देखिए कि एक तरफ एम्बुलेंस में सीरियस पेशेंट आ रहे हैं और दूसरी तरफ से डेड बॉडियां जा रही हैं, क्योंकि उनके पास 12 वेंटिलेटर बेड है सिर्फ, और उनके पास लिटाने के लिए कोई बेड ही खाली नहीं है और पेशेंट जो है स्ट्रेचर पर पड़ा रहता है। तो इन जो जरूरत, जो एक बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी अधिकार है आम नागरिक के, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान ये है कि कौन सी विदेशी कंपनी आए और वो कौन सी चीज को प्रॉफिट जो मेकिंग है उसको कौड़ियों के भाव में खरीदना चाहती है, तो उनके लिए तैयार है ये सरकार उनसे बातचीत करने के लिए। तो लिहाजा ऐसा वातावरण देश के अंदर जो बन रहा है, ये पूंजीपतियों का सरकार है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वोट आम वर्कर से मांगती है, क्योंकि वर्कर इनके जो आम नागरिक है उसी की वोट से सरकार बनती है। तो आने वाले समय में, क्योंकि किसानों के साथ जो उन्होंने 13 महीने धरना रखा था दिल्ली बॉर्डर पर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके अपने जो बिल लाए थे उनसे बिना बात किए उनको वापस ले लिया था कि आपको पसंद नहीं है तो मैं वापस लेता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी जो आमदन है वो डबल हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप पे लागू हो जाएगा, मंडियों को मजबूत किया जाएगा और किसी भी जगह पर कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं होगी। आपको बीज सस्ते दाम पर मिलेंगे, खाद आपको सस्ते दाम पे मिलेगी, पानी आपको सस्ते दाम पे मिलेगा, बिजली आपको फ्री मिलेगी। परंतु ये सारे झूठे वादे रहे, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। तो किसानों की देश की 550 यूनियनें, हमारे 10 मजदूर संगठन जो हम पिछले 8 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि आप कोल की खदानों को मत बेचिए, आप एयर इंडिया को मत बेचिए, आप रेलवे को मत बेचिए। ये एक ऐसा जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक को, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को मजबूत करना चाहिए। तो परंतु सरकार इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो लिहाजा हमने मिलकर समझौता किया है कि अब किसान अकेला नहीं लड़ेगा, मजदूर अकेला नहीं लड़ेगा। आने वाले समय में हम दोनों जने मिलकर संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये देश की सरकार आम देश के नागरिक के हाथों द्वारा चुनी गई है और अगर उनके लिए काम नहीं करेगी तो आने वाले समय में सरकार को इसका हर्जाना देना होगा। आने वाली 24 तारीख को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में
भारत सरकार की पूरे देश के अंदर से जो तकरीबन 3500 बड़े नेता किसानों के आएंगे, 3500 मजदूरों के नेता आएंगे और हम उस दिन आपस में बात करने के बाद सारा दिन मीटिंग चलेगी। शाम को एक राष्ट्रीय डिक्लेरेशन इशू करेंगे और डिक्लेरेशन में आने वाली भावी रणनीति का भी हम घोषणा करेंगे और ऐसी मजदूर विरोधी सरकार जो पूंजीपतियों की झोली में बैठी हुई है उसको सबक दिखाने का काम हमारा 24 तारीख को जो हमारा डिक्लेरेशन आएगा उसके अंदर उसका रास्ता दिखाया जाएगा।